हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी ऑफ कॉमर्स। पहले तो मैं आपको ये बोलना चाहूँगी कि अगर आप टीजीटी कॉमर्स या पीजीटी कॉमर्स के प्रिपरेशन कर रहे हो या कॉमर्स के किसी भी पीजीटी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, फिर चाहे वो आपका एनबीएस हो या आपका आरबी पब्लिक स्कूल हो, ठीक है, जहाँ भी पीजीटी कॉमर्स की वैकेंसी आई है, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैं ज़्यादा से ज़्यादा आपकी हेल्प करने की कोशिश करूँगी, ठीक है। और अभी तक मैं आपको टीजीटी पीजीटी कॉमर्स की एक प्लेलिस्ट मैंने बनाई है, ठीक है, जिसमें अभी तक मैं आपको टोटल 9 पार्ट्स करा चुकी हूँ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के, ठीक है। उसमें मैं आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो भी अभी तक टीजीटी कॉमर्स या पीजीटी कॉमर्स के एग्जाम में पूछे गए हैं, उसको हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस का यूज करके एक्सप्लेन कराया है, ठीक है। तो वो पार्ट्स आप देख लीजिएगा। आज हम 10th पार्ट उसका डिस्कस करेंगे, तो ये आपके एग्जाम में काफी हेल्प प्रोवाइड करेगा, ठीक है। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चंस दिए हुए हैं, आप अपने आंसर्स लिखते जाइएगा कहीं साइड में और लास्ट में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, इन द लॉन्ग रन द कॉस्ट एंड आउटपुट रिलेशनशिप डिपेंड्स ऑन। तो अगर हम लॉन्ग रन वाली सिचुएशन की बात करें तो वहां पे कॉस्ट और आउटपुट रिलेशनशिप किस पे डिपेंड होता था, ठीक है। हिंदी में देखें तो दीर्घकाल में लागत और उत्पत्ति का संबंध निर्भर करता है, तो किस चीज पर निर्भर करता है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, ठीक है। एक आपका रिटर्न टू स्केल है, जिसको पैमाने के प्रतिफल पर कहते हैं। दूसरा आपका फिक्स्ड प्रोपोर्शन ऑफ द वेरिएबल्स है, चरों के निश्चित अनुपात पर। तीसरा आपका रिटर्न टू द वेरिएबल फैक्टर्स है, यानी कि परिवर्तनशील घटकों के प्रतिफल पर। और चौथा आपका रिटर्न टू द फिक्स्ड फैक्टर है। तो अगर हम बात करें कि लॉन्ग टर्म में कॉस्ट और आउटपुट के रिलेशनशिप पर क्या इफेक्ट पड़ता है, तो ये इसमें हमारा ए आंसर सही हो जाएगा। रिटर्न्स टू स्केल का इफेक्ट पड़ता है, ठीक है। लॉन्ग रन में कॉस्ट और आउटपुट रिलेशनशिप डिपेंड करता है किस पे, रिटर्न टू स्केल पे डिपेंड करता है। अब ऐसा क्यों है, चलिए हम एक्सप्लेनेशन में देखते हैं। तो ये यहाँ पे मैं एक्सप्लेनेशन आपके साथ में ऐड किया है मैंने। एक्सप्लेनेशन में है आपका कॉस्ट आउटपुट रिलेशनशिप इन लॉन्ग रन। तो आज हम पढ़ेंगे कि लॉन्ग रन में कॉस्ट और आउटपुट का क्या रिलेशनशिप होता है। दिस इज अ पीरियड ड्यूरिंग विच ऑल इनपुट्स आर वेरिएबल इंक्लूडिंग द वन विच आर फिक्सेस इन द शॉर्ट रन। तो सभी इनपुट्स इसमें क्या होते हैं, वेरिएबल्स होते हैं, बस एक को छोड़ के, जो कि शॉर्ट रन के लिए होता है। इन अ लॉन्ग रन अ फर्म कैन चेंजेस इट्स आउटपुट अकॉर्डिंग टू इट्स डिमांड। तो लॉन्ग रन में क्या होता है कि जो फर्म है वो अपने आउटपुट को डिमांड के अकॉर्डिंग चेंज करती है। जितनी ज्यादा डिमांड होती है उतने ज्यादा वो अपने आउटपुट को इंक्रीज करती है, प्रोडक्शन को इंक्रीज कर देती है, ठीक है। ओवर अ लॉन्ग पीरियड द साइज ऑफ द प्लांट कैन बी चेंज, अनवांटेड बिल्डिंग्स कैन बी सोल्ड, स्टाफ कैन बी इंक्रीज और रिड्यूस। तो अगर हम लॉन्ग पीरियड की बात करें, तो लॉन्ग टाइम की अगर हम बात करें तो उसमें हम अपने प्लांट का साइज भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है, चेंज करते हैं। अनवांटेड बिल्डिंग्स को भी हटाते हैं, अपने अनवांटेड बिल्डिंग्स जो है सोल्ड कर लेते हैं, मतलब खरीद लेते हैं। और स्टाफ भी हम इंक्रीज या रिड्यूस कर सकते हैं। तो सीधी सी बात है, जब हम लॉन्ग टर्म की बात करें तो वहां पे कोई कुछ भी चेंजेस हो सकते हैं। द लॉन्ग रन इनेबल्स द फर्म्स टू एक्सपेंड एंड स्केल ऑफ देयर ऑपरेशन बाय ब्रिंगिंग और परचेजिंग लार्जर क्वांटिटीज ऑफ ऑल द इनपुट्स। तो लॉन्ग रन में हम अपने फर्म में जो है ज्यादा चीजें परचेज करते हैं, लार्जर क्वांटिटीज में इनपुट्स को परचेज करते हैं, ठीक है। दस इन द लॉन्ग रन ऑल फैक्टर्स बिकम वेरिएबल। तो लॉन्ग रन में जितने भी फैक्टर्स होते हैं वो वेरिएबल हो जाते हैं। लॉन्ग रन कॉस्ट आउटपुट रिलेशंस देयरफॉर इंप्लाई द रिलेशनशिप बिटवीन द टोटल कॉस्ट एंड द टोटल आउटपुट। तो यहाँ पे टोटल कॉस्ट और टोटल आउटपुट के बीच के रिलेशन की बात होती है। इन द लॉन्ग रन कॉस्ट आउटपुट रिलेशनशिप इज इन्फ्लुएंस्ड बाय द लॉ ऑफ रिटर्न्स टू स्केल। तो लॉन्ग रन में कॉस्ट आउटपुट रिलेशनशिप किस पे ज्यादा इन्फ्लुएंस होता है, तो वो रिटर्न टू स्केल से ज्यादा इन्फ्लुएंस होता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। इन अ लॉन्ग रन अ फर्म हैज सेवरल अल्टरनेटिव्स इन रिगार्ड टू अ स्केल ऑफ ऑपरेशन। तो लॉन्ग रन में हमारे पास बहुत से अल्टरनेटिव्स होते हैं कि हमें किस किस चीजों का मतलब अपने प्रोडक्शन यूज करने हैं, ठीक है। For each scale of production or plant size, the firm has an appropriate short-run average cost curves. The short-run average cost curve applies to only one plant. तो अगर हम short-run average cost curve की बात करें तो उसमें केवल one plant की बात होती है, whereas the long-run average cost curve takes into consideration many plants. लेकिन अगर हम long-run average cost की बात करें तो वहां पे बहुत से plants की यानी number of plants ज्यादा हो जाते हैं।
उनकी बात हम करते हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, तो इसमें ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस इकोनॉमिक्स के हैं, क्योंकि इससे पहले मैं बिजनेस के आपको कई क्वेश्चंस करा चुकी हूँ प्रीवियस ईयर के। इफ मार्जिनल यूटिलिटी इज जीरो देन, तो मार्जिनल यूटिलिटी जब जीरो होती है तो इसमें कंडीशंस दिया हुआ है कि उस समय टोटल यूटिलिटी कैसी होती है। तो 4 ऑप्शन है। टोटल यूटिलिटी इज जीरो, कुल उपयोगिता शून्य होती है। एन एडिशनल यूनिट ऑफ कंजप्शन विल डिक्रीज टोटल यूटिलिटी, तो एक अतिरिक्त इकाई के उपभोग से कुल उपयोगिता घटती है। एन एडिशनल यूनिट ऑफ कंजप्शन विल इंक्रीज टोटल यूटिलिटी, तो अगर हम एडिशनल यूनिट कंज्यूम करते हैं तो हमारी टोटल यूटिलिटी इंक्रीज करती है। फोर्थ ऑप्शन है टोटल यूटिलिटी इज मैक्सिमाइज्ड, तो कुल उपयोगिता अधिकतम होती है, ठीक है। तो 4 ऑप्शन है। तो अगर हम बात करें कि मार्जिनल यूटिलिटी जब जीरो होती है तो उस टाइम पे क्या होता है, हमारी जो टोटल यूटिलिटी होती है वो मैक्सिमम होती है, ना वो डिक्रीज होती है ना वो इंक्रीज होती है, और ना ही वो जीरो होती है। जब मार्जिनल यूटिलिटी जीरो होती है तो टोटल यूटिलिटी हमारी क्या होती है, मैक्सिमम पोजीशन पे होती है। चलिए इसको हम फिगर की हेल्प से भी समझते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन 2 का आंसर 4 हो जाएगा, टोटल यूटिलिटी इज मैक्सिमम। तो ये देखिए फिगर की हेल्प से हम समझने की कोशिश करते हैं। देखिए तो ये मार्जिनल यूटिलिटी है। मार्जिनल यूटिलिटी जब जीरो पे है तो हमारी जो टोटल यूटिलिटी है वो अपने मैक्सिमम पॉइंट पे है, ठीक है, यानी अधिकतम बिंदु पे है। तो आपको फिगर में दिख ही रहा होगा कि टोटल यूटिलिटी हमारी जो है मैक्सिमम पे है जब मार्जिनल यूटिलिटी जीरो है, ठीक है। व्हेन द मार्जिनल यूटिलिटी इज पॉजिटिव, जब हमारी मार्जिनल यूटिलिटी पॉजिटिव होती है तो टोटल यूटिलिटी इंक्रीज होती है 1 यूनिट से 5 तक, ठीक है। और जब हमारी मार्जिनल यूटिलिटी जीरो होती है तो टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम होती है। और व्हेन मार्जिनल यूटिलिटी इज नेगेटिव, जब मार्जिनल यूटिलिटी आपकी माइनस में जाती है, यानी जीरो से और नीचे -1 -2 में जाती है, तब हमारी टोटल यूटिलिटी क्या होती है, डिक्रीज होती है यूनिट 7 से यूनिट 8 तक, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। द रिलेशनशिप बिटवीन रेट ऑफ इनपुट्स ऑफ प्रोडक्टिव सर्विसेज एंड द रेट ऑफ आउटपुट इज नोन एज, तो हमारे जो इनपुट होते हैं प्रोडक्टिव सर्विसेज के और जो आउटपुट होते हैं उन दोनों के बीच का रिलेशनशिप क्या कहलाता है, ठीक है। यानी कि उत्पादक सेवा के आगतों की दर और निर्गत की दर के बीच का संबंध क्या कहलाता है। तो 4 ऑप्शन है, प्रोडक्शन फंक्शन, यूटिलिटी फंक्शन, सप्लाई फंक्शन, नन ऑफ दिस। तो देखते हैं हमारा आंसर क्या होगा। तो अगर हम बात करें तो इसके क्वेश्चन में इसका आंसर दिया है कि जब हम इनपुट और आउटपुट प्रोडक्टिव सर्विसेज के रिलेशनशिप की बात करते हैं तो वो केस हमारा प्रोडक्शन फंक्शन में ही आ जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रोडक्शन फंक्शन में ही हम इनपुट सर्विसेज और आउटपुट सर्विसेज की बात करते हैं। देखिए ये आपका इनपुट है, ठीक है, इधर आपका आउटपुट है, और ये हमारा प्रोडक्शन फंक्शन है जिसमें हम इनपुट सर्विसेज और आउटपुट की बात करते हैं। तो इन दोनों के बीच के रिलेशनशिप को ही हम क्या कहते हैं, प्रोडक्शन फंक्शन कहते हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। यूटिलिटी डिराइव फ्रॉम कंजप्शन ऑफ एन एडिशनल यूनिट ऑफ गुड्स इज कॉल्ड, तो जब हम एक एडिशनल यूनिट कंज्यूम करते हैं किसी गुड्स की तो जो यूटिलिटी डिराइव करती है उसको क्या कहते हैं, यानी कि वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई के उपभोग से प्राप्त उपयोगिता कहलाती है। पहला ऑप्शन है टोटल यूटिलिटी यानी कुल उपयोगिता, दूसरा है मार्जिनल यूटिलिटी यानी कि सीमांत उपयोगिता, तीसरा है आपका एडिशनल यूटिलिटी यानी कि अतिरिक्त उपयोगिता, और फोर्थ है आपका डिराइव्ड यूटिलिटी यानी कि व्युत्पन्न उपयोगिता, ठीक है। तो अगर हम इसकी बात करें तो जो एडिशनल यूनिट होती है वो मार्जिनल यूटिलिटी को ही कहा जाता है। जब हम गुड्स की एडिशनल यूनिट कंज्यूम करते हैं तो वो मार्जिनल यूटिलिटी आपकी कहलाती है। यानी कि जब हम एडिशनल यूनिट का गुड्स के कंजप्शन करते हैं तो वो एडिशनल की बात होती है तो वो मार्जिनल यूटिलिटी कहलाती है। यानी कि क्वेश्चन 4 का बी आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। इन विच मार्केट स्ट्रक्चर द डिमांड इज परफेक्टली इलास्टिक, तो किस बाजार संरचना में मांग पूर्णतः लोचशील होती है, यानी कि परफेक्टली इलास्टिक हमारी डिमांड होती है किस मार्केट स्ट्रक्चर में। तो 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, डिओपोली मार्केट, परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोली, ओलिगोपोली, ठीक है। तो यहां पर अगर हम बात करें तो परफेक्टली इलास्टिक डिमांड हमारी किस मार्केट कंडीशन में होती है, जब हमारी मार्केट परफेक्ट कंपटीशन वाली होती है तब हमारी जो डिमांड होती है वो परफेक्टली इलास्टिक होती है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड सही हो जाएगा,
परफेक्ट कंपटीशन मार्केट स्ट्रक्चर ऐसा मार्केट स्ट्रक्चर होता है जहां पर हमारी डिमांड परफेक्टली इलास्टिक होती है। ठीक है, चलिए अब इसका थोड़ा डिटेल हम समझ लेते हैं। अब मार्केट इज सेड टू बी परफेक्ट कॉम्पिटिटिव व्हेन देयर आर अ लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स एंड सेलिंग होमोजीनियस प्रोडक्ट। तो ऐसी मार्केट को हम परफेक्ट कॉम्पिटिटिव मार्केट कहते हैं जब हमारे पास लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स होते हैं, बहुत से सेलर्स होते हैं और बहुत सी सेलिंग हम करते हैं, और वो भी होमोजीनियस प्रोडक्ट को हम सेल करते हैं। ठीक है, यानी एक जैसे प्रोडक्ट की हम सेलिंग करते हैं। देयर इज अ फ्रीडम ऑफ एंट्री एंड एग्जिट, और परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में फ्रीडम होता है, आप एंट्री एग्जिट इजिली कर सकते हो। सेलर्स हैव परफेक्ट नॉलेज अबाउट द मार्केट कंडीशन, और मार्केट की कंडीशन का परफेक्ट नॉलेज होता है सेलर को। दे आर प्राइस टेकर, और प्राइस टेकर होते हैं ये। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ऑफ अ फर्म इज इनफाइनाइट विच मीन्स डिमांड कर्व फॉर परफेक्ट कंपटीशन इज परफेक्टली इलास्टिक। तो डिमांड कर्व परफेक्ट कंपटीशन में परफेक्टली इलास्टिक होता है। ठीक है, चलिए अब हम समझ लेते हैं कि डिओपोली मार्केट क्या होती है। A duopoly market is a type of oligopoly that is defined by a two significant firms manufacturing the same or comparable goods and services in a market or industry. तो डिओपोली क्या होती है? ओलिगोपोली मार्केट की टाइप होती है और इसमें दो सिग्निफिकेंट फर्म्स मैन्युफैक्चरिंग करती हैं सेम या एक जैसे प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करती हैं, गुड्स या सर्विसेज को मार्केट में, वही क्या कहलाती है? डिओपोली कहलाती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा मोनोपोली। मोनोपोली मार्केट कंडीशन क्या होती है? मोनोपोली एक्सप्लेन देयर इज ओनली वन सेलर इन द मार्केट व्हेन देयर इज अ प्योर मोनोपोली। तो अगर हम मोनोपोली की बात करें तो जब पूरे मार्केट में केवल एक सेलर होता है तो वही क्या कहलाती है? मोनोपोली मार्केट कहलाती है। द मोनोपोलिस्ट सेट द प्राइसेस, मोनोपोलिस्ट ही प्राइसेस सेट करता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारी ओलिगोपोली। Oligopoly is a form of imperfect competition and is usually described as the competition among a few. तो ओलिगोपोली हमारी imperfect competition की ही टाइप होती है और इसमें जो है कंपटीशन बहुत ज्यादा लोगों से नहीं होता। Hence, oligopoly exists when there are 2 to 10 sellers in a market selling homogeneous or differentiated product. तो ओलिगोपोली मार्केट में ऐसी मार्केट सिचुएशन को कहते हैं जहां पर दो या 10 सेलर्स होते हैं मार्केट में और वो होमोजीनियस प्रोडक्ट सेल करते हैं या फिर डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट सेल करते हैं। अ गुड एग्जांपल ऑफ एन ओलिगोपोली इज द कोल्ड ड्रिंक इंडस्ट्री। तो अगर हम एग्जांपल की बात करें तो कोल्ड ड्रिंक इंडस्ट्री हमारी ओलिगोपोली मार्केट कहलाती है, जिसमें कई तरह की कंपनियों की आपकी कोल्ड ड्रिंक आती है। ठीक है, आपकी थम्स अप आती है, लिम्का आती है, तो वो आपकी एक तरीके की ओलिगोपोली मार्केट स्ट्रक्चर कहलाती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। रेस्ट्रिक्टिंग कंपटीशन इज अ, तो प्रतिस्पर्धा को प्रतिबंधित करना है एक। तो 4 ऑप्शन है। पहला अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस, मोनोपोलिस्टिक ट्रेड प्रैक्टिस, रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिस या फिर ऑल ऑफ दिस। हिंदी में देखें तो अनुसूचित व्यापार व्यवहार, एकाधिकार व्यापार व्यवहार, प्रतिबंधित व्यापार व्यवहार या ऑल ऑफ दिस। तो इसमें आंसर ऑल ऑफ दिस मत कर दीजिएगा। ठीक है, हम तुक्के जैसे आप लोग लगाते हैं। तो अगर हम बात करें रेस्ट्रिक्टिव कंपटीशन यानी कि प्रतिस्पर्धा को प्रतिबंधित करना क्या कहलाता है? प्रतिबंधित व्यापार व्यवहार कहलाता है, रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिस कहलाता है। ठीक है, तो इसमें तो क्वेश्चन में ही आंसर दिया हुआ है, रेस्ट्रिक्टिव यहाँ पे रेस्ट्रिक्टिव है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर सी हो जाएगा, रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ फीचर ऑफ परफेक्ट मार्केट स्ट्रक्चर। तो अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था आपको कि परफेक्ट मार्केट स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो आपको बताना है कि एक पूर्ण बाजार संरचना की विशेषता है इनमें से कोई एक। तो 4 ऑप्शन है। पहला एंट्री बैरियर्स, दूसरा है इंटरडिपेंडेंस, तीसरा एब्सेंस ऑफ सेलिंग कॉस्ट, चौथा है नॉन प्राइस कंपटीशन। ठीक है, तो एंट्री बैरियर्स तो होता ही नहीं है, फ्री एंट्री और एग्जिट होता है परफेक्ट मार्केट में। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम फीचर्स की बात करें तो ऑप्शंस ऑफ सेलिंग कॉस्ट, बिक्री लागतों की अनुपस्थिति ही क्या है? मेन फीचर है परफेक्ट मार्केट स्ट्रक्चर का। चलिए अब कुछ फीचर्स देख लेते हैं या कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं परफेक्ट कंपटीशन मार्केट की। देयर आर मेनी बायर्स एंड सेलर्स इन द मार्केट। तो परफेक्ट कंपटीशन में बहुत से बायर्स और सेलर्स होते हैं। द गुड्स ऑफर्ड बाय वेरियस सेलर्स आर लार्जली द सेम। तो जितने भी गुड्स ऑफर किए जाते हैं सेलर्स के द्वारा वो ज्यादातर एक जैसे ही होते हैं गुड्स। ठीक है, फर्म्स कैन फ्रीली इंटर और एग्जिट द मार्केट। तो कोई भी फर्म फ्रीली इंटर कर सकती है परफेक्ट कंपटीशन में और
एग्जिट भी कर सकती है फ्रीली, कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं होती, ठीक है। द इंडिविजुअल फर्म प्रोड्यूसेस अ स्मॉल पोर्शन ऑफ टोटल मार्केट आउटपुट। तो एक इंडिविजुअल फर्म जो है बहुत स्मॉल पोर्शन गुड्स का आउटपुट का प्रोड्यूस करती है मार्केट के, ठीक है। आगे देखते हैं, द फर्म कैन नॉट हैव एनी इन्फ्लुएंस ओवर द प्राइस इट चार्जेस। तो फर्म का कोई इन्फ्लुएंस नहीं होता कि वो कौन सा प्राइस चार्ज कर रही है उस पे। द इंडिविजुअल फर्म इन अ परफेक्टली कम्पिटिटिव मार्केट इज अ प्राइस टेकर। तो जो इंडिविजुअल फर्म होती है परफेक्टली मार्केट में वो प्राइस टेकर होती है, ठीक है। इट टेक्स द प्राइस डिटरमाइंड बाय द मार्केट एज द प्राइस दैट इट विल बी रिसीव फॉर इट्स आउटपुट। तो वो अपने आउटपुट के लिए प्राइस वही लेती है जो मार्केट के द्वारा डिसाइडेड होता है, ठीक है। इसीलिए कहा जाता है कि सेलिंग कॉस्ट यहाँ पर अब्सेंट होती है। देखिए, सेलिंग कॉस्ट इज अब्सेंट इन परफेक्ट कंपटीशन सिंस ऑल द प्रोडक्ट इन अ परफेक्ट कंपटीशन आर होमोजीनस। क्योंकि परफेक्ट कंपटीशन में सारे प्रोडक्ट होमोजीनस होते हैं, यानी एक जैसे होते हैं, और नंबर ऑफ सेलर्स और बायर्स बहुत ज्यादा होते हैं। एंड अ फर्म इज अ प्राइस टेकर, इसीलिए फर्म क्या होती है, प्राइस टेकर होती है। Therefore, there is no selling cost in a perfect competition। तो परफेक्ट कंपटीशन मार्केट एक ऐसी मार्केट है जहां पर सेलिंग कॉस्ट नहीं होती, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। इन परफेक्ट कंपटीशन द डिमांड कर्व ऑफ अ फर्म इज। तो पूर्ण प्रतियोगिता में फर्म का मांग वक्र कैसा होता है, यानी डिमांड कर्व कैसा होता है। तो पहला ऑप्शन है वर्टिकल, दूसरा है हॉरिजेंटल यानी कि क्षैतिज, तीसरा आपका पॉजिटिवली स्लोप्ड यानी कि धनात्मक रूप से ढालू होता है, या निगेटिवली स्लोप्ड यानी कि ऋणात्मक रूप से ढालू होता है। भाई हिंदी तो कुछ ज्यादा ही टफ हो रही है। चलिए, तो अगर हम परफेक्ट कंपटीशन के डिमांड कर्व की बात करें फर्म की, तो वो क्या होता है, हॉरिजेंटल होता है। और अगर हम इंडस्ट्री की बात करें तो इंडस्ट्री में डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है, ठीक है। चलिए फिगर से भी आपको समझा देते हैं। ये देखिए, अगर हम मार्केट की बात करें तो परफेक्ट कंपटीशन स्ट्रक्चर में डिमांड कर्व जो मार्केट का होता है वो आपका क्या होता है, डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है। लेकिन अगर हम इंडिविजुअल फर्म की बात करें तो यहां पर क्या होता है, हॉरिजेंटल डिमांड कर्व होता है, ठीक है। चलिए अब आज का थॉट देख लेते हैं। जब आंखों में अरमान लिया मंजिल को अपना मान लिया, जब आंखों में अरमान लिया मंजिल को अपना मान लिया, है मुश्किल क्या आसान क्या, जब ठान लिया तो ठान लिया, ठीक है। तो ये सीधी सी बात है कि जब आपने कुछ सोच लिया कि हाँ मुझे ये चीज करना है, मेरी जो मंजिल है मुझे उसको पाना ही है, यानी कि मेरा जो सपना है मुझे उसे पूरा करना ही है, तो फिर चाहे जितनी भी मुश्किलें आए आप उसको करके ही दम लेते हैं, ठीक है। तो बस आपको अंदर से ये ठान लेना है कि हाँ मुझे ये एग्जाम क्वालिफाई करना है, तो कोई आपको फेल कर ही नहीं सकता। तो सारा खेल किस चीज का होता है, आपके दिमाग का होता है। जो आप सोच लेते हो ना वो आप हो जाते हो, ठीक है। तो चलिए आज का वीडियो यहीं तक था। वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए और वीडियो आपको कैसा लगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।